हेलो एवरीवन, आई एम शैली। आज मैं आपको आईटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज बताने वाली हूँ कि आईटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आईटी के सॉल्यूशंस क्या हैं। हमारे साथ मिस्टर प्रमोद कुमार यादव है, जो इनका एक्सपीरियंस 30 साल का है आईटी में। आज वो हमें आईटी की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो सर, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है आईटी के बारे में, आपको आईटी के बारे में सारी चीज़ें पता है, तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आईटी में क्या क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरी बात ये है कि आईटी में मुझे सब नहीं पता है। आईटी जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही बड़े डायमेंशन है इसके। उसमें छोटा सा पार्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। तो हम लोग पिछले 20-25 सालों से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पहले देखी थी, जो आज के समय में एआई से नहीं देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। जैसे पहले टेक्नोलॉजी में क्या थी कि लोग हार्ड कोडिंग करते थे, हार्ड कोडिंग कर रहे हैं, 5-5 हज़ार लाइन की कोड लिख रहे हैं, C++ में लिख रहे हैं, फोर्ट्रान में लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे पास्कल में लिख रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो उनको एक एक एप्लीकेशन बनाने में 3-3 साल 4-4 साल लोगों को लग जाते थे। पर आजकल के जैसे एआई का ज़माना है, उसमें आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करके इजीली थोड़े कम समय में डेवलप कर सकते हो। बट एआई से ही सिर्फ आपका काम नहीं होगा। आपको जैसे लोग कहते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आप सिस्टम लेवल डेवलपर के रूप में काम करते हो तो आपके लिए आसान होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको हम ट्रांजिशन फेस करते हैं आईटी में। तो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है आईटी में वो यही है आज भी कि हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसे डेवलप करें। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस आते हैं या तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, या वो बहुत डिफिकल्ट टू डिप्लॉय होते हैं, या तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं डिप्लॉय करने में, जो नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं समझ में आता। फिर वो हेल्प लेता है टेक्निकल कंसल्टेंट्स की या और किसी की डिप्लॉय करने के लिए, और उसके बाद फिर टेक्निकल चीज़ों में उलझ जाता है, उसे वो समझ नहीं आती कि मुझे करना क्या चाहिए। बिकॉज आईटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्राइमरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें है राइट डिसीजन। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मैं अपने बिजनेस को अच्छे से समझता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड। ये नहीं कि हमें जो मार्केट में सजेस्ट कर दे वही हमारे लिए नीड है, या हम इसलिए जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी R&D वगैरह करना पड़ता है। तो जो अपनी नीड्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन को डेवलप कराता है, वही एप्लीकेशंस का अच्छे से यूज कर पाता है। तो आप इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट? हम इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन का जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनको इंडस्ट्री को अपनी रिक्वायरमेंट पता नहीं होती। उन्हें हमें बताना पड़ता है कि लोग, दिस इज द थिंग यू नीड फॉर योर बिजनेस, दिस इज द वे यू कैन गो अहेड, दिस इज द वे यू कैन प्लान। तो फिर उनको ये लगता है कि ये हमारी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है, इज ट्राइंग टू मेक मी फूल, या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में आपको उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर बिजनेस ओनर को ये बात पता है कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, तो उसके लिए इजी है, बिकॉज फिर वो टेक्नोलॉजी की कोई भी कंपनी हायर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस डेवलप करा लेगा। ये फर्क होता है। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज बहुत जरूरी है एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराने के लिए अपने हिसाब से, और टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। अच्छा, लाइक जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस ओनर हो, आप पानी पी लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस ओनर हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, आईटी के बिना आज के टाइम में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब एक कंपनी है, उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए टेक में, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री हो, एनी इंडस्ट्री, तो उसे टेक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए? देखिए, वो उसके डिपेंड करता है बिजनेस साइज के ऊपर और उसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अगर वो चाहता है कि सारी चीजें ऑटोमेट हो जाए, तो उसको 30 नियरली जो इंडस्ट्रीज का रेशियो है, या जो नॉर्मली लोग कहते हैं, वो 30 to 40% ऑफ हिज ट्रांजेक्शंस आज की डेट में वो आईटी में उसको करना चाहिए।
अगर कोई भी कंपनी हो To grow your business. टू ग्रो हिज बिजनेस, क्योंकि उससे नीचे अगर वो करता है तो वो फिर वो फायदा नहीं ले पाएगा जो फायदा उसको लेना चाहिए। मतलब उसे प्रॉपर चीजें उस हिसाब से नहीं मिल नहीं पाएंगी मिलेगी। ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 25-30 साल से ऑलरेडी आईटी में ही हैं, तो पहले अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं और नाउ-अ-डेज में अभी की बात करूं, तो क्या डिफरेंस है डेवलपर्स में अभी में और पहले में? तो आप देखिए, थोड़ा सा पहले जो बताइए। डेवलपर्स थे, पहले क्या होता था कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे बहुत फोकस होता था, और जो डेवलपर्स होते थे वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते थे। तो जो बंदा जैसे कोई मैथ सॉल्व कर रहा है, तो मैथ्स में अगर वो 10 सवाल सॉल्व कर रहा है अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग तरीकों से, तो वो उसकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी सोचने की शक्ति डेवलप हो जाती है, रीजनिंग पावर डेवलप हो जाती है। तो वो जो चीज़ें होती थी वो काफ़ी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तो उसके बल पे ही यूज्ड टू बी अ वेरी कॉम्पिटेंट इंजीनियर, बहुत ही कॉम्पिटेंट इंजीनियर बनता था। और आजकल के जैसे जो इंजीनियर्स हैं, मैं खुद बहुत सारे कॉलेजेस में गया हूँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कैंपस इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, उन्होंने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस से, एमटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, और उनको फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, उनके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है कि ये मतलब सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स नहीं क्लियर है। अब उनको मॉडर्न एरा में प्रोग्रामिंग करनी है, मॉडर्न एप्लीकेशंस डेवलप करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे जब उनको बेसिक ही क्लियर नहीं है? वो बेसिकली जो 10th 12th से जो उनका मैथ, साइंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। वो इन्वॉल्वमेंट उनकी होती ही नहीं है, इसलिए वो वीक हो जाते हैं। लेकिन उनका क्या है, मार्केट में एक फैंसी वर्ड है, मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो बस उसको वो करने के लिए करते हैं। मैं देख रही हूँ कि अभी इतना ट्रेंड चला हुआ है, जिस भी कॉलेज में मैं जाती हूँ तो मुझे आईटी के ही बच्चे मिलते हैं। हाँ। मतलब आप देखिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस तो आपको बहुत मिलेंगे, हाँ। तो बट मतलब मैं जो कंपनी से भी डिस्कस कर रही हूँ, जो कैंपसेस में भी देख रही हूँ, बट मुझे एक सही क्राइटेरिया नहीं मिल रहा कि मतलब क्या इशू क्या आ रही है। इशू यही है कि नॉन कॉम्पिटेंसी है, बार बार नॉन कॉम्पिटेंसी है। अगर कॉम्पिटेंट लड़के होंगे तो ही आप आईटी में या किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। इंडिया में जो प्रॉब्लम है, जैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना चाहते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ होता है। और जिससे प्राइवेट जॉब में इतनी ओपनिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा आज के समय में ओपनिंग चल रही है, और वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट लड़के हैं वो नहीं मिल रहे इंडस्ट्री को। तो अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक हो जाए, ग्रेजुएशन लेवल पे, बेसिक लेवल पे, और लड़के हमारे कॉम्पिटेंट हो जाए, तो हमारे इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी और उनको भी इनके करियर में भी हेल्प मिलेगी कि वो अपने आप को सही जॉब, सही सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे सर मान लीजिए जब हम आईटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंटरनेशनल मार्केट बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आईटी का एक अलग ही क्रेज है, अलग ही चीज़ें हैं। तो आपके हिसाब से मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंडीशंस हो रही हैं जो आईटी, मतलब पहले इंटरनेशनल मार्केट में आईटी का एक अलग था, आईटी को हब माना जाता था और आईटी के लिए प्रोजेक्ट्स भी, आईटी के बंदे भी आप बाहर जाते थे, आईटी कंपनीज को भी प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो अब ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं या लड़कों को हायर नहीं किया जा रहा है? देखिए, मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे आपकी मलेशिया हो गई, पाकिस्तान हो गया, इनके भी प्रोग्रामर्स अब चीपली अवेलेबल है मार्केट में, दे आर ऑल्सो चीपली अवेलेबल इन द मार्केट। तो वो इंडिया में जो रेट था, इंडिया का जो प्रोग्रामर्स का जो एक चार्म था, वो रेट को लेके वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो वेस्टर्न है वर्ल्ड है वो अपनी कॉस्टिंग पे ध्यान देते हैं, उसको कॉस्ट जहाँ से सेविंग चाहिए, तो वो अगर इंडिया छोड़कर दूसरे कंट्रीज में उसको ऑप्शन मिल रहे हैं, गो फॉर इट। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, जो हमारे अच्छे कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स होते हैं, उनको जॉब ओपनिंग इतनी अच्छी होती है कि वो बाहर चले जाते हैं, वो दे प्रेफर द जॉब। तो इसलिए कंपनीज वगैरह जो फॉर्मेशन का जो सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपके अंदर में बहुत डिफरेंट क्वालिटीज चाहिए। यू हैव टू हैव रिस्क कैपेबिलिटीज, यू हैव टू हैव लीडरशिप स्किल्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्राय इंडियंस में नहीं पाई जाती है, पाई भी जाती है तो रेयर में पाई जाती है, रेयर पीपल हैव दोज क्वालिटीज। तो इसलिए हमारी कंट्री को
मतलब जो है आईटी की एंटरप्रेन्योरशिप बेस एक बनाना पड़ेगा कि जैसे आईटी में ही बहुत सारी चीज़ें हों जहाँ हम आईटी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करें, उनको हम आगे ले आएँ, उनसे हम बातें करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनको हम हेल्प करें, तो दैट विल एक्ट लाइक दिस। हमारी जैसे हम लोग हैं, हमारे को नेटवर्किंग की दिक्कत होती है, हम लोग जैसे लोगों से मिलना होता है, लोगों से डिस्कस करना होता है, वी डोंट हैव एनी forums, we don't have any networking things where we can connect to the industry people, you know, especially if you are a small startup company or something like that, you'll find it very difficult. तो वो सारी चीज़ें हमें फैसिलिटेट करना चाहिए भी हम अपने लोगों जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, कस्टमर्स के हैं, उनसे मिल सके, उनसे बात कर सके, सारी चीज़ें समझ सके और उसको अप्लाई कर सके। तो ये सारी स्कीम तो गवर्नमेंट वगैरह बनाती है। वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर भी रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। That is totally depending on the government policies. People sitting there, they know each and everything. They will take the right decisions. उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो यही है कि आईटी में स्कोप बहुत है आज भी, लेकिन अगर हम एक इकोसिस्टम बनाएं इंडिया के लिए और उस पर डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, अप फ्रॉम सीनियर लेवल टू मिड लेवल टू हायर लेवल एंड अदर लेवल्स ऑल्सो, देन वी कैन ग्रो अहेड, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो सर जो ये अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक नई चीज़ आई है एआई, उसके बारे में आप बताइए कि मतलब एआई से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है जो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्या आप थोड़ा सा उसके बारे में बुरा बताइए। नहीं है, कुछ भी बुरा कुछ भी नहीं है। एआई से आपके फायदे ऐसे हैं कि जो काम आप आधे घंटे में 20 मिनट में 3 घंटे में करते थे, वो काम आप 20 मिनट में कर ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपका समय बच रहा है, दूसरी चीज़ एरर्स कम हो रही हैं, तीसरी चीज़ आपकी चीज़ें उसी फॉर्मेट में मिल रही हैं जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो गया, एक्सेल डॉक्यूमेंट करना हो गया। तो बेसिक लेवल के जो यूजर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स ये है कि उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो उसको नहीं करते हैं तो देन इट विल हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, डेवलपर्स के लिए एआई का मतलब क्या है? मैं सुन रही हूँ मार्केट में, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दे हैव टू अपग्रेड देयर स्किल्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उनको सीखनी पड़ेगी, बेसिक्स उनकी क्लियर होनी चाहिए, कोडिंग स्किल्स उनकी क्लियर होनी चाहिए, तभी एआई का वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो सर जैसे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक इंडिया का प्रोजेक्ट होता है, उसमें डिफरेंट क्या होता है? मतलब ठीक है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में आपको पैसे कम मिलेंगे। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में लैंग्वेज बैरियर आ जाती है, टाइम का बैरियर आ जाता है, वहाँ रात होती है, जितने टाइम का बैरियर है। इंडिया में वो सब चीज़ें नहीं है। इंडिया में जो कस्टमर्स हैं वो आपको वो प्राइस नहीं पे करेंगे, हेजिटेट करेंगे, फिर आपको दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फॉरेन के कस्टमर्स आपके स्किल्स के ऊपर आपको पे करते हैं अच्छा अमाउंट, तो यू प्रेफर टू वर्क विद देम बिकॉज यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। तो सर जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे मतलब बोले कि आप कुछ एडवाइस दीजिए हमारे डेवलपर्स को, हमारे जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, या जो अभी न्यू हम किसी को एडवाइस देने के लायक नहीं है, लेकिन हमारा सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि जो डेवलपर्स हैं वो रियल में डेवलपर्स बने, वो रील डेवलपर ना बने। आज के डेवलपर्स सारे रील डेवलपर बनते चले जा रहे हैं, तो रील डेवलपर ना बने, रियल डेवलपर बने, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। और जो एआई के लोग हैं वो एआई का यूज़ करें, एआई का यूज़ करके अगर अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब जैसे हमारी कंपनी है अनंता बिजनेस सर्विसेज, जिसको हम लोग 2-3 लोग मिल के चलाते हैं, तो हमारा क्या है कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या आपको सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन की ज़रूरत हुई या आपको किसी भी तरीके का वेबसाइट ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत हुई, किसी तरीके की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस हुई, बैंकिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस की ज़रूरत हुई, तो वी कैन डिलीवर इट टू यू एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। हम ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है क्योंकि हम इंडियन मार्केट का ख्याल रखते हैं और अकॉर्डिंगली वी डेवलप द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो हम नॉर्मली जो प्राइस होती है मार्केट से थोड़ा कम ही लेके उसे कर देते हैं और हमारी डिलीवरी भी गारंटेड होती है। तो ये हमारी तो जैसे मान लीजिए सर अगर हमारे यूथ हैं, अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या जरूरी होता है? क्या स्टार्टअप, अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, स्टार्टअप किया है, तो बिजनेस स्टार्टअप के लिए देखिए मैं नहीं हूँ द राइट पर्सन टू टेल कि भैया क्या आपको करना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स होने चाहिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए,
उनके अंदर जो है इंटरप्रिटेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपकी जेब में 500 रुपये नहीं या 5 लाख का प्लान बना रहे हो, तो ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन लोग बनाते हैं वही हासिल करते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। ओके सर, जैसे अगर हम कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट वगैरह का क्या सारा कुछ प्रोसेस है? आप किस तरीके के इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टर लाइक आप, फॉर एग्जांपल मैं आपके बिजनेस के लिए बोलती हूँ। हमारी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमारी कंपनी की वेबसाइट देख ले, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा, वहाँ पर देख ले और अपनी हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड वी कैन कम्युनिकेट विद देम एंड देन वी कैन हैव एन डिटेल डिस्कशन। क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो प्रपोजल होता है या इन्वेस्टर्स की जो बातें होती हैं वो पॉडकास्ट पर नहीं डिस्कस करी जा सकती। ये पूरा टाइम लेता है, इसमें प्रोसेस होता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का टू अंडरस्टैंड। और उसमें भी प्रॉब्लम्स ये है कि इंडिया में तो हर आदमी तुरंत प्रॉफिट चाहता है, तो तुरंत प्रॉफिट तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। और उसमें भी ये है कि अगर उसके दिमाग में ये है कि भाई हमारे पैसे का कल नुकसान भी हो सकता है, तभी वो हमारे साथ में काम कर सकता है। अगर उसके दिमाग में ये है कि नहीं इसी और सब, फिर तो गोल्ड लोन आदमी ले ले, उस तरह के काम हम लोग नहीं करते। हमारे साथ में वही एक जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जिसका लॉन्ग टर्म विजन है, जो टेक्नोलॉजी समझता है और जो इस बात को भी समझता है कि इस कंपनी में मैं अगर इन्वेस्ट आज के डेट में करता हूँ तो कल को मेरे लॉन्ग टर्म फायदे होने वाले हैं। बिकॉज यू नेवर नो टुमारो, कल आपको नहीं पता। सर जैसे मान लीजिए हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, लाइक अगर मैं टीम बिल्डिंग की बात करती हूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। आई होप आपके साथ भी टीम बिल्डिंग का कुछ ना कुछ इशू होगा। टीम बिल्डिंग में आपको बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उसमें ब्राउज करके आप अपनी पोस्ट करिए, अगर इंटरव्यू लीजिए, छाटिए। क्योंकि इंडियन यूथ तो मिसगाइडेड है इस टाइम पे, उनको जॉब चाहिए ही नहीं, उनको जॉब चाहिए ही नहीं, दे डोंट वांट जॉब्स। उनको आप और उनको अगर जॉब पर आप एम्प्लॉय कर रही हैं तो उनकी अपने कंडीशन है, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यूथ जॉब भी नहीं करना चाहेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और इंडस्ट्री अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी तो कितना इशू होगा मार्केट में। तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ में, जो यही है, जो यूथ एनर्जी को बहुत चाहिए काम करना है। और यूथ जो है आज के समय में आप देखिए, हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, 10 आते हैं, 4 में से 1 आएगा, 3 आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद उसकी सैलरी डिमांड फ़ोन पे ही बताइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लोग अपने समय में थे 2000-2001 के आसपास में की बात है, तो हम लोग एक वॉकिंग की ऐड देते थे, उसमें लोग लाइन लगा देते थे और सारे कॉम्पिटेंट होते थे। मतलब इंटरव्यूअर थक जाता था इंटरव्यू लेते लेते। आज के समय में आप ऐड दे दीजिए, कोई नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सोसाइटी का चेंज है, लड़के सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में। आजकल मैंने देखा है जो यूथ है वो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, सब इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर बनने के लिए काफी मोटिवेटेड है, बट उनका ये नहीं है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक अब आप उनको ऐसा लगता है कि हम यूट्यूबर बन के 4 लाख 5 लाख रुपए महीना ऐसे ही कमा लेंगे, तुम क्यों फालतू। आई एम श्योर कि आप, मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये सब होने के बाद मुझे इसके बारे में सिर्फ नहीं पता, ना मैंने कभी किया है। आई डोंट नो अबाउट इट कि भाई इसका क्या है क्या नहीं। ओके, तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।